हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर विकास शुक्ला। आज मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 12 पढ़ाने जा रहा हूँ। ये 12वां लेक्चर है। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और 6 डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस को मैंने डिटेल में बताया था। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक फार्मूला बताने जा रहा हूं और उस फार्मूले से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पर हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस को निकाल सकते हैं। किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा, ये बातें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ और भी आपको नई बातें बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग वो देखें कि फार्मूला कौन सा है जिससे हम लोग किसी भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला है x = हाफ, ये यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम Ma माइनस कैटायन प्लस एनायन, ये वो फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले से हम लोग सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ये वो फॉर्मूला है, एक्सक्लूसिव फॉर्मूला। जहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि x क्या है, तो ये x है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और मैंने आपको पहले ही बताया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के नंबर कम से कम 2 होंगे, 2 से अधिक 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे हो सकते हैं। यहाँ पर Ve क्या है, ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। तो ये है नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे ऑफ सेंट्रल एटम। ये सेंट्रल एटम का ये हो गया। अगर हम लोग Ma की बात करते हैं तो ये Ma क्या है, ये नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स हैं। और नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम का मतलब क्या हुआ कि ऐसे एटम जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाने वाले एटम्स कौन से होते हैं, अगर इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं तो हाइड्रोजन होते हैं और सारे के सारे हैलोजेंस होते हैं। सारे के सारे हैलोजेंस का मतलब क्या हुआ कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे जो मोनोवैलेंट एटम कहलाते हैं। तो अगर ये प्रेजेंट है तब तो हम लोग इसको काउंट करेंगे, लेंगे। लेकिन अगर कोई डाइवैलेंट या ट्राइवैलेंट प्रेजेंट है तो ऐसी कंडीशन में उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। जैसे अगर आप देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ कि अगर किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन या तो 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा या 1 डबल बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन 1 ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा या 3 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, या 1 डबल बॉन्ड और 1 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। इसी तरीके से फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया। तो ये सारे जो है पॉलीवैलेंट एटम हैं, ये मोनोवैलेंट एटम्स नहीं हैं। तो ये देखिए, ये क्या है, पॉलीवैलेंट एटम्स हैं। और पॉलीवैलेंट एटम्स को काउंट नहीं किया जाता है, इसको 0 मान लेंगे। तो दे आर नॉट काउंटेड, इनको काउंट नहीं किया जाता और इनको क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर अगर हम लोग कैटायन की बात करते हैं तो C का मतलब क्या हो गया, कैटायंस है। नंबर ऑफ कैटायंस, कैटायंस का मतलब जो क्या हुआ, इसका मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस से है। अगर किसी एलिमेंट पर 1 पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायंस 1 हो जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 हो जाएगा, 3 पॉजिटिव चार्ज है तो 3 होगा। और इसी तरीके से ये A का मतलब क्या है, ये नंबर ऑफ एनायंस है। और नंबर ऑफ एनायंस का मतलब क्या हुआ, निगेटिव चार्जेस से मतलब है
कितने नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है उससे मतलब है, ये बात ध्यान रखना, इसको भूलना मत बेटा, ये सारी बातें ध्यान रखना। तो ये बातें समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए कि किसी जो मॉलिक्यूल पे एक नेगेटिव चार्ज है तो ऐसी कंडीशन में ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 नेगेटिव चार्ज है तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 नेगेटिव चार्ज है तो ए की वैल्यू 3 हो जाएगी। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये मेन फॉर्मूला था। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि ये x क्या है, तो x मैंने आपको बताया कि ये नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे x की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब ये sp टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हुआ। x की वैल्यू अगर 3 है तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 हो जाएगा, तो ये sp2 टाइप का हो गया। एक s के और 2 p के, तो कितने हो गए, 3 हो गए। अगर x की वैल्यू 4 आ रही है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो यानी कि ये sp3 टाइप का हो गया, यानी कि एक s के और 3 p के ऑर्बिटल्स हो गए। अगर यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 5 है तो ये क्या हो जाएगा, ये sp3d टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो गया। कहने का मतलब है कि एक s के 3 p के 3 एक 4 और एक d के 5 हो गए। अगर इसी तरीके से x की वैल्यू 6 आ रही है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, ये sp3d2 टाइप का होगा। और अगर x की वैल्यू 7 आ रही है तो ये क्या हो जाएगा, sp3d3 टाइप का हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आइए मैं कुछ एग्जांपल से लेता हूं और उन एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जरा एक एक बात को हम लोग देखेंगे। जैसे पहले मैं बहुत ही एक सिंपल मॉलिक्यूल को ले रहा हूं और वो सिंपल मॉलिक्यूल क्या है ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक सिंपल मॉलिक्यूल लिया हुआ है और ये सिंपल मॉलिक्यूल BeF2 है। पहला एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल फर्स्ट, मैं निकालना चाहता हूं BeF2 में, बेरिलियम फ्लूइड में, BeF2 में। अब बेरिलियम फ्लूइड में किसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, हम लोग बेरिलियम का देखेंगे। आइए देखते हैं इसमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालते हैं। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालते हैं तो ये x इक्वल टू क्या हो गया, ये हाफ हो गया। सेंट्रल एटम कौन सा है, बेरिलियम है, तो बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये देखिए वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्लस मोनोवैलेंट एटम मैंने क्या बोला था कि हाइड्रोजन और हेलोजन्स मोनोवैलेंट एटम होते हैं, तो 2 फ्लोरीन है, तो यहाँ पे 2 हो गया। कोई कैटायन नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कोई एनायन नहीं है, 0 हो गया। तो 2 + 2 कितना हो गया, 4, और 4/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ये देखिए मैं इसको कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, 4/2 हो गया। 4/2 का मतलब कितना हो गया, 2 का मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp टाइप का होगा। ये देखा कितने इजी तरीके से निकल आया कि इसमें कैसा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा, sp टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। दूसरा एक एग्जांपल देखता हूँ। अगर हम लोग दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं तो जैसे CO2 का मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन किसका फाइंड आउट कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए कैसे कार्बन का फाइंड आउट करेंगे, इसी फॉर्मूले से। ये x इक्वल टू ये हाफ हो गया, कार्बन सेंट्रल एटम है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 होते हैं। प्लस ऑक्सीजन कैसा होता है, डाइवैलेंट, मोनोवैलेंट नहीं है, तो यहाँ पे कोई मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट ही नहीं है, तो मोनोवैलेंट एटम की जगह मैंने लिखूंगा 0। मैंने बोला था ना कि डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, इन सबको तो हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर ये देखिए यहाँ पर कोई पॉजिटिव कोई निगेटिव चार्ज नहीं है, तो कैटायन 0 है, एनायन भी 0 है। तो यहाँ पे 4/2 करेंगे, अगर 4/2 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। और 2 का मतलब कैसा हो गया, sp टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो आपने देखा था कि CO2 में sp टाइप का ही हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। अगला एग्जांपल देखें, जैसे एग्जांपल नंबर 3 हो गया। मान लीजिए कि मैं BeF3 मॉलिक्यूल में फाइंड आउट करना चाहता हूं, और BeF3 में किस में फाइंड आउट करेंगे, बोरॉन में फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए कितना इजी है। यहाँ पे देखें अगर हम लोग, तो ये x क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो x इक्वल टू ये क्या हो गया, हाफ हो गया। बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 3 हो गया। प्लस मोनोवैलेंट एटम फ्लोरीन है, तो 3 + 3, कोई कैटायन नहीं है, कोई एनायन भी नहीं है, तो 3 + 3 6/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6/2 करेंगे तो ये 3 हो गया। 3 का मतलब जो था कैसा हो गया, sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ये देखिए मैंने बताया था कि 3 का मतलब sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो गया।
फिर इसी तरीके से अगर हम लोग देखना चाहते हैं, एग्जाम्पल 4 देखते हैं कि NH4 प्लस में किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये NH4 प्लस में अमोनियम आयन में, अगर हम लोग अमोनियम आयन में देखें तो किसका निकलेगा, नाइट्रोजन का निकलेगा। आइए देखते हैं, ये X इक्वल टू क्या हुआ, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाफ हो गया। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 होते हैं, तो ये 5 हो गया। प्लस कितने मोनोवैलेंट एटम है, 4 है, तो 5 + 4 हो गया। माइनस कैटायन की बात करते हैं तो एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये 1 हो गया। प्लस एनायन की बात करेंगे तो 0 हो गया। तो 5 + 4 9 - 1 करेंगे 8 हो जाएगा, और 8/2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 8/2 हो गया। 8/2 का मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। और 4 मतलब x = 4 मतलब sp3 हुआ। तो ये देखिए इसमें कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं निकालना चाहता हूं हाइड्रोनियम आयन में, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिएगा। देखिए सब कितने इजी तरीके से निकल जा रहा है। ये H3O+ हाइड्रोनियम आयन में निकालना चाहता हूं, और हाइड्रोनियम आयन में ऑक्सीजन पर जो, अब ये देखें ये x क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अगर हम लोग देखें तो ये हाफ हो गया। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं। ऑक्सीजन के साथ कितने मोनोवैलेंट एटम जुड़ा है, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है, 3 जुड़ा हुआ है, तो x + 3 हो गया। माइनस इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज है, 1 है, तो 6 + 3 - 1 + 0 हो गया। तो अगर हम लोग देखें तो 6 3 9 9 - 1 कितना हो गया, 8, और 8/2 करेंगे तो कितना होगा, 4। तो अगर इसको हम लोग करते हैं तो 8/2 ये 4 हो गया। तो 4 का मतलब इस पर कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आइए कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स पर देखते हैं। जैसे 5 एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, 6वां एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ, ये भी देख लेते हैं कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये बातें हम लोग देख लें। जैसे मैं एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करता हूँ, तो एग्जाम्पल नंबर 6 में आप देखिए, मैं कहता हूँ कि CH3+ पर जो निकालिए, ये मेथिल कार्बोकैटायन कहलाता है, मेथिल कार्बोकैटायन कहलाएगा। अब CH3+ में जो किस पर निकलेगा, कार्बन पे निकलेगा। अब अगर कार्बन पे निकलेगा तो यहाँ पे अगर हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, x नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो ये क्या हो गया, हाफ हो गया। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 हो गए। कितने मोनोवैलेंट एटम होते हैं, 3 हो गया, तो ये 4 + 3 हो गया। कितने कैटायन होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये -1 हो गया। कितने एनायन है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, 0 हो गया। तो 4 3 7, 7 में से 1 गए, 6 6/2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यानी कि अगर आप देखोगे तो 6/2 हो गया, 6/2 का मतलब 3 हो गया, और 3 का मतलब क्या हो गया, ये sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। देखा। इसी तरीके से एग्जाम्पल 7 की बात करते हैं। जैसे अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ मेथिल कार्बन आयन में, मतलब मेथिल पर नेगेटिव चार्ज है, ये मेथिल कार्बोकैटायन था, ये जब CH3- करता हूँ तो इसको कहेंगे मेथिल कार्बन आयन कहेंगे। ये कार्बन आयन पे अगर हम लोग देखेंगे तो x = कितना हो गया, हाफ। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। कितने मोनोवैलेंट एटम है, 3 है, 4 + 3। फिर अगर आप देखो कोई भी जो पॉजिटिव चार्ज नहीं है, 0। कितने नेगेटिव चार्ज है, 1, ये 1 हो गया। ये इस तरीके से, तो ये x = क्या हो गया बेटा, ये हाफ हो गया। 4 3 7, 7 में से 0 7 ही बचेगा, +1 कर देंगे 8 हो जाएगा। तो ये 8 हो गया, यानी कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो गया, और 4 का मतलब जो था हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया, sp3 टाइप का हो गया। देखा आपने कितने इजी तरीके से निकल जा रहा है, किसी में भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे निकालना है सल्फेट आयन में निकालना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल 8 देखते हैं, मुझे हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस निकालनी है सल्फेट आयन में, SO4- में। और सल्फेट आयन में किस पे निकालेंगे, सेंट्रल एटम सल्फर पे निकालेंगे। अगर इसके बारे में हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं तो x नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ, ये देखिए, तो x = हाफ हो गया। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं। मोनोवैलेंट एटम, ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है, मोनोवैलेंट एटम कुछ भी नहीं प्रेजेंट है, तो ये 0 हो गया। माइनस फिर कैटायन देखते हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, 0 हो गया। प्लस एनायन, 2 नेगेटिव चार्ज है,
ये देखिए 2 कर दिया। तो अगर हम लोग देखें तो 6 + 2 कितना हो गया 8, 8/2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये देखिए ये 8/2 आ गया, यानी कि 4 हो गया। तो 4 का मतलब इसमें किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। आपने देखा कितने इजी तरीके से हम लोगों ने चीज़ों को फाइंड आउट किया। जैसे अगर हम लोग देखें कि एग्जाम्पल नंबर 9 मैं चाहता हूं कि कार्बोनेट आयन में निकालें, CO3- में निकालते हैं। अब कार्बोनेट आयन में कार्बन पे हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो देखिए कार्बन पे कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए ये x = ½ हो गया। कार्बन सेंट्रल एटम है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, इसके साथ कोई भी मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट नहीं है। तो ये 4 + कितना हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कोई भी कैटायन नहीं है तो 0, एनायन 2 है। अब ये देखिए 4 + 2 करेंगे 6, 6/2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यानी कि 6/2 हो गया, तो मतलब 3 आ गया। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल किस में होते हैं, sp2 में। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp2 टाइप का होगा। देखिए फिंगर पे निकल जा रहा है, विदिन मिनट निकल जा रहा है। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। फिर इसी तरीके से अगर हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल 10 देख लेते हैं। जैसे मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ NO3- में नाइट्रेट आयन पर। अब आइए नाइट्रेट आयन पे मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे x = कितना हो गया ½ नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। कोई भी मोनोवैलेंट एटम नहीं है, ऑक्सीजन डाइवैलेंट है। तो 5 + 0 हो गया, माइनस कैटायन कोई भी नहीं है 0, एनायन कितना है 1 नेगेटिव चार्ज है। तो 5 + 1 कितना हो गया 6, 6/2 करेंगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा। तो ये देखेंगे 6/2 कितना हो गया 3, और 3 का मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया, sp2 टाइप का हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि मुझे निकालना है जिनॉन टेट्राफ्लूराइड में। सुनिएगा जिनॉन टेट्राफ्लूराइड में। अब एग्जाम्पल 11 देखते हैं। अगर 11th एग्जाम्पल में देखें तो XeF4, इसमें मुझे निकालना है जिनॉन पर कि जिनॉन पे क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन। इस पे नाइट्रोजन पे हम लोगों ने देखा था। आइए देखिए कैसे करते हैं। ये X क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये ½ हो जाएगा। जिनॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, क्योंकि इनर्ट गैस है। इसके साथ कितने जो तक फ्लोरीन जुड़े हैं मोनोवैलेंट एटम 4 है, फ्लोरीन मोनोवैलेंट होते हैं। तो ये देखिए बेटा ये 4 हो गया, कोई कैटायन नहीं, कोई एनायन नहीं। 8 + 4 कितना हो गया 12, 12/2 करेंगे तो कितना हो गया, ये 12/2 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। और 6 किस में पाया जाता है, देखिए sp3d2 टाइप में। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा बेटा, sp3d2 टाइप का हो जाएगा। देखा है ना। इसी तरीके से मैं कुछ और एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, आप देखिएगा सब कितने इजी तरीके से हो जा रहे हैं। आप करोगे एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। ये सारे इसी फार्मूले से आ जा रहे हैं। ये देखिए जैसे एग्जाम्पल नंबर हम लोग 12 करते हैं। ये देखें एग्जाम्पल 12। जैसे मैं कहता हूँ कि XeF6 जिनॉन हेक्साफ्लूराइड। अब जिनॉन हेक्साफ्लूराइड में मैं किसका निकालना चाहता हूँ, जिनॉन का निकालना चाहता हूँ। जब जिनॉन का निकालना चाहता हूँ तो ऐसी कंडीशंस में आप देखोगे कि मैं यहाँ पर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालता हूँ। x = कितना हो गया, x = की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये ½ हो गया। जिनॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 होते हैं। 6 फ्लोरीन है, फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम होता है। तो ये 8 + कितना हो गया बेटा, ये 6 हो गया, माइनस कैटायन 0 + एनायन 0। तो ये देखेंगे 8 6 14, 14, 14/2 करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये देखिए 1/2 इंटू ये 14 हो गया, यानी कि करेंगे तो कितना हो गया 7 हो गया। तो 7 मतलब क्या हो गया कि ये sp3d3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो गया। देखिए sp3d3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन देखा ना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 13 मैं करना चाहता हूँ ClF3 क्लोरीन ट्राइफ्लूराइड है, बहुत पॉपुलर है। अब क्लोरीन ट्राइफ्लूराइड में मैं किस पे निकालना चाहता हूँ, क्लोरीन पे निकालना चाहता हूँ। देखिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। x = ½ और यहाँ पर क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। अब 3 फ्लोरीन जुड़ा है, फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है तो 7 + 3 हो गया। कोई कैटायन नहीं है तो 0, कोई एनायन नहीं है तो 0।
7 + 3 5, 5/2 करेंगे, सॉरी 7 + 3 10, 10/2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये देखिए 10/2 हो गया, तो ये 5 हो गया, और 5 का मतलब कैसा होगा हाइब्रिडाइजेशन, ये sp3d टाइप का हो गया। देखा। जैसे एक और लास्ट एग्जाम्पल कर देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल 14 अगर हम लोग देखते हैं, ये सल्फर टेट्राफ्लोराइड SF4 मॉलिक्यूल, और इसमें मैं किस पे निकालना चाहता हूँ, सल्फर पे निकालना चाहता हूँ। तो देखिए कैसे निकल जा रहा है, x = ½ हो गया। यहाँ पे सल्फर के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे 6 हो गया, प्लस 4 फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है, तो 6 + 4 -0 + 0 हो गया, तो 6 4 10, 10/2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये देखो 10/2 करेंगे तो ये 5 आ गया, और 5 आ गया तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, ये sp3d टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये बातें आपको समझ में आ गई। तो इस फॉर्मूले से आप किसी भी मॉलिक्यूल का फाइंड आउट कर सकते हो, है ना, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हो। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल पता चल जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन पता कर लेंगे। जैसे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 है तो sp3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2, x = 7 जो था sp3d3। लेकिन इस मेथड के थोड़े सा ड्रॉबैक है, जो था क्या ड्रॉबैक है कि ये जो मेथड है ना, ये मेथड केवल बाइनरी कंपाउंड के लिए इफेक्टिव है। ये बेटा ध्यान रखिएगा कि ये देखिए नोट में मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो मेथड है, above method to find hybridization, ठीक है ना, किसके लिए है, पहली बात फॉर सेंट्रल एटम के लिए है, सेंट्रल एटम का फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे जुड़े वाले एटम के लिए नहीं है। और दूसरी बात ये बाइनरी कंपाउंड्स के लिए है। बाइनरी कंपाउंड के लिए का मतलब कहने का अर्थ क्या है कि दो अलग अलग एलिमेंट से बना हुआ कंपाउंड उसके लिए है। जैसे CO2, NH3, PCl5, SF6, ClF3, इन सब के लिए जो है इफेक्टिव है ना। लेकिन अगर कोई ऐसा जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो गया तो उसका इस मेथड से नहीं निकाल सकते हैं। तो उसका कैसे हम लोग निकालेंगे, सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि नीट के, जेई के क्वेश्चन, सीईटी के क्वेश्चन, 11th 12th के क्वेश्चंस आप विदिन सेकंड निकाल सकते हो, लेकिन बस आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो उसके पहले, वो ट्रिक बताने के पहले मैं आपको थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में और कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखिए क्या बताना चाहता हूँ, ये बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको बताया था जब हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा था कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में जितने भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं वो पार्टिसिपेट करें, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट न करें। क्यों नहीं करें, क्योंकि उनके एनर्जी में डिफरेंस बाकी के ऑर्बिटल से बहुत ज़्यादा हो, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। दूसरी बात मैंने बताया था कि जो कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि उनकी एनर्जी और बाकी के हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के एनर्जी में स्लाइटली डिफरेंस होना चाहिए, एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, नियरली सेम होना चाहिए, ये शर्तें। तो मैंने उस समय एग्जांपल दिया था कि वाटर का मॉलिक्यूल और NH3 का मॉलिक्यूल, अब उन्हीं में हाइब्रिडाइजेशन में आपको दिखाने जा रहा हूँ। जैसे मैं बताऊं आपको वाटर का मॉलिक्यूल, H2O का मॉलिक्यूल, तो H2O के मॉलिक्यूल में कैसे होता है जरा इस बात को देखते हैं। H2O के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पे देखेंगे, ऑक्सीजन पर यहाँ पे अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर Z = 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2, 2s2 और 2p4 होगा। तो 2p4 का मतलब होता है 2px2, 2py1 और 2pz1, ऐसा होगा, है ना। इसी तरीके की प्रोसेस पाई जाएगी। क्या देखेंगे आप कि यहाँ पर
2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए 2 2 4 2 6 7 8 हो गए, ये आपको दिखाई देगा। अब अगर इसके केस में हम लोग देखते हैं तो ये किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन होगा, इन हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जो है डिस्कस करें कि ये किस तरीके की जो हाइब्रिडाइजेशन इसमें हम लोग को दिखाई पड़ेगा, कैसे दिखाई पड़ेगा, ये बात हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 2 ऑर्बिटल्स आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि ये वाले ऑर्बिटल्स तक किस तरीके से हैं, पेयर्ड है। जैसे देखो ये वाला 2s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2px, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनमें एक्साइटेशन की प्रोसेस नहीं होती है, ये पेयर्ड वाले हैं, ये भी पेयर्ड वाले हैं। जब पेयर्ड वाले हैं तो ऐसी कंडीशंस में जो तो आप देखोगे इनको तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? क्योंकि ये सभी सेकेंड सेल से बिलोंग कर रहे हैं, और सेकेंड सेल से बिलोंग कर रहे हैं तो इनकी एनर्जी में स्लाइटली डिफरेंस है, इस वजह से ये करते हैं। तो अगर मैं इसमें दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखाऊंगा, जरा इस बात को आप समझिएगा। जैसे यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में ये s और ये तीनों p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ पर क्या बनेगा, ये sp3 टाइप का बनेगा, sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। अब अगर हम लोग sp3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये देखिए जो ऑर्बिटल्स होंगे, ये ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, जैसे ये देखिए ये 2s ऑर्बिटल हो गया, ये 2s ऑर्बिटल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर 2px ऑर्बिटल है, तो ये देखिए 2px ऑर्बिटल है, ये 2px ऑर्बिटल में भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहाँ पर देखिए ये 2py ऑर्बिटल है, तो 2py ऑर्बिटल ये ऐसे हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड। और ये देखिए बेटा जी यहाँ पे 2pz ऑर्बिटल्स हैं, तो 2pz ऑर्बिटल्स इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं रेड कलर से दिखाऊं तो आप ये समझना कि यहाँ पर देखो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर भी बेटा जी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 2px में, इसमें एक अनपेयर्ड है और यहाँ भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखा ना। तो ये पेयर्ड वाले ऑर्बिटल्स हैं और ये अनपेयर्ड वाले हैं। तो ये पेयर्ड वाले ऑर्बिटल्स कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो इनको कहते हैं नॉन बॉन्डिंग sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, सॉरी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे, ये दोनों ही कहलाएंगे नॉन बॉन्डिंग। और हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3 टाइप का, तो नॉन बॉन्डिंग sp3 टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, ये कहलाते हैं नॉन बॉन्डिंग sp3 टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। और ये दोनों इनमें पेयर्ड हैं तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि ओवरलैपिंग की प्रोसेस होगी। तो इसको हम लोग कहते हैं बॉन्डिंग sp3 टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब अगर इसको मैं डायग्राम से दिखाना चाहूं तो कैसे दिखाऊंगा, जरा इस बात को आप समझिएगा कि अगर इनको हम लोग डायग्राम से दिखाएं तो देखिए टोटल कितने हो गए, 4 ऑर्बिटल हो गए। तो ये देखिए 4 ऑर्बिटल हम लोग कैसे कहेंगे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये है। तो ये 2, इसको मान लीजिए कि 2s है, ये 2s वाला हो गया, ये वाला जो था 2px मान लेते हैं बेटा जी, ये 2px वाला हो गया, ये वाला जो था 2py हो गया, ये देखिए ये 2py होगा, और ये 2pz हो गया, ये 2pz हो गया। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से होंगे। और हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस का रिजल्ट क्या होगा कि छोटे ऑर्बिटल्स भी बनते हैं, तो कितने बनेंगे, 4, ये छोटे लोब्स 1 2 3 और ये 4, इस तरीके से जो तो बनेंगे बेटा, ये देखिए इस तरीके से बनेंगे। तो इसका जो शेप है, ये जो शेप है जो तो टेट्राहेड्रल जैसा है, लेकिन इस शेप को हम लोग कहेंगे डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल शेप कहेंगे। क्यों डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल शेप कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है लेकिन लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल कहेंगे। तो ये कहलाता है डिस्टॉर्टेड, क्योंकि लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल शेप कहलाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा।
और अगर मैं इसमें दो हाइड्रोजन एटम का ओवरलैपिंग दिखाऊं तो ओवरलैपिंग किसके साथ दिखा सकता हूं, जरा ये देखिएगा। ओवरलैपिंग में दिखाऊं तो ये देखिए, ये हाइड्रोजन का एटम है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम है, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग होगा, यहाँ पे नहीं होगा। और इसी तरीके की प्रोसेस किस में पाई जाती है, बिल्कुल अमोनिया में भी सेम टू सेम प्रोसेस पाई जाती है। आइए अमोनिया का एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल मैं अमोनिया का आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये बात समझ में आ गई होगी सारे बच्चों को। अगला एग्जाम्पल अमोनिया में, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। यहाँ पे देखिए, इसमें अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और नाइट्रोजन का ही निकलेगा। तो नाइट्रोजन का Z = 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो ये 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। ग्राउंड स्टेट का भी यही होता है और इसमें एक्साइटेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती है। तो ऐसी कंडीशंस में देखो, ये पेयर्ड ऑर्बिटल्स है, इसको हम लोग कहेंगे नॉन बॉन्डिंग sp3 ऑर्बिटल्स कहेंगे। और ये वाले जो था हाफ फील्ड हैं, ये सभी सेम सेल से बिलोंग करते हैं, तो ये आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 टाइप का हो जाएगा। ये sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखाऊंगा, देखिए ये 2s वाला है, ये 2s वाला है, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये 2px वाला है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए 2py वाला है, ये इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 2pz वाला है, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन देखिए, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें अनपेयर्ड, इसमें भी अनपेयर्ड, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जब इस तरीके की प्रोसेस है तो इसको हम लोग कहेंगे नॉन बॉन्डिंग sp3 टाइप ऑफ ऑर्बिटल या नॉन बॉन्डिंग sp3 ऑर्बिटल कह देते हैं। ये देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे, ये वाला जो ऑर्बिटल है s वाला ऑर्बिटल, इस वाले ऑर्बिटल के लिए केवल इसको मैं कहूँगा नॉन बॉन्डिंग sp3 ऑर्बिटल, इस नाम से हम लोग कहेंगे, नॉन बॉन्डिंग sp3 ऑर्बिटल कहेंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये तीनों जो तो ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे, और जब मिक्स करेंगे तो ऐसी कंडीशंस में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। तो इनके मिक्सिंग से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है उसका स्ट्रक्चर दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये हो गया, ये यहाँ पर जो नॉन बॉन्डिंग वाला है ये लोन पेयर के फॉर्म में होता है। तो इसके दो इलेक्ट्रॉन्स आप देखो ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं। बाकी तीन px py pz में एक एक इलेक्ट्रॉन, ये एक ऐसे दिखा देता हूँ। और जब हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होती है, इंटरमिक्सिंग की प्रोसेस होती है, तो चार छोटे ऑर्बिटल भी बनेंगे। ये एक, ये दो, तीन और ये चार हो गए। तो यहाँ पर इसका जो शेप होता है, इसका शेप भी कैसा होगा, इसका शेप भी टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नॉन बॉन्डिंग में है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ऐसी कंडीशन में इसको कहेंगे नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहेंगे। तो ये नॉन बॉन्डिंग यस ऑर्बिटल है। तो ये देखिए, ये क्या हुआ, नॉन बॉन्डिंग, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि पेयर्ड है। बॉन्डिंग की प्रोसेस तभी होगी जब ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग के लिए जो था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये है, और जबकि ये जो बाकी तीन वाले हैं वो बॉन्डिंग वाले हैं। और बॉन्डिंग वाले को कैसे दिखाऊंगा, जैसे तीन हाइड्रोजन एटम है, तो देखिए ये ऐसे हो गया, ये हाइड्रोजन एटम है, ये देखिए ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये इस तरीके से, ये ऐसे कर लेंगे। ये जो ब्लैक कलर का मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो शेप होता है, इस शेप पे लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल शेप कहेंगे, याद रखिएगा। तो इस शेप को हम लोग कहते हैं
डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल शेप। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। तो ये भी मैंने आपको एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया, एक यूनिक इंफॉर्मेशन दिया जो बहुत कम ही लोग बताते हैं और बहुत कम बच्चे ही जानते हैं इस बात को। फिर आगे मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कोई मॉलिक्यूल है, क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, जेईई एग्जाम में, सीटी एग्जाम में कि उस मॉलिक्यूल का एक से अधिक स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर दे देता है, 3 स्ट्रक्चर दे देता है, पूछता है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। अब ये देखिए, ये जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये टॉपिक किससे रिलेटेड है कि विच स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल। विच स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल, ये है विच स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल मोर स्टेबल। कौन सा स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का सबसे अधिक स्टेबल है। आइए देखते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया, फर्स्ट एग्जांपल, और ये फर्स्ट एग्जांपल SF4 मॉलिक्यूल का है, सल्फर टेट्राफ्लोराइड का है। अगर मैं इस SF4 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाता हूं तो ये देखिए, यहां पर ये सल्फर हो गया, यहां पर ये फ्लोरीन हो गया, ये एक फ्लोरीन हो गया, यहां पर एक फ्लोरीन हो गया, यहां पर एक फ्लोरीन हो गया। सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और एक लोन पे इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। तो ये लोन पे इलेक्ट्रॉन मैंने ये दिखा दिया, ये ऐसे है। ये मैंने स्ट्रक्चर नंबर A बनाया। इसी मॉलिक्यूल का एक मैं दूसरा स्ट्रक्चर बनाता हूं, और दूसरा स्ट्रक्चर क्या है कि ये सल्फर हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया। लोन पे इलेक्ट्रॉन इस बार मैं यहां पे दिखा रहा हूं, यहां पर एक फ्लोरीन है और यहीं पर क्या है, यहां पर मैं एक फ्लोरीन इस जगह पे लिखता हूं। अगर हम इसको मानते हैं कि स्ट्रक्चर नंबर B है, तो अगर इन दोनों स्ट्रक्चर में कंपेयर करते हैं तो जो स्ट्रक्चर A है ये कैसा है, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है, और जबकि ये वाला लेसर स्टेबल स्ट्रक्चर है। ऐसा क्यों हो गया भाई? दोनों का शेप जो था, ज्योमेट्री तो एक जैसी दिखाई दे रही है। बेटा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन से, ये जो लोन पे इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, ये लोन पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, इक्वेटर पे प्रेजेंट है। जैसे ये हो गया, ये सारे इक्वेटर होते हैं, सब बॉन्डिंग एंगल 120 डिग्री का होता है। और यहाँ पे जो लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट हो या नीचे प्रेजेंट हो, ये एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो जब लोन पे इलेक्ट्रॉन एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे रिपल्सिव फोर्स काम करता है, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है। और ये लोन पे इलेक्ट्रॉन जब इक्वेटोरियल पोजीशन पर, इस जगह पर या इस जगह पर या इस जगह पर पाया जाए, कहीं भी इक्वेटर पे पाया जाए, तो ऐसी कंडीशंस में रिपल्सिव फोर्स कम लगता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी अधिक होती है। तो यहाँ पे मैं इसके बारे में लिख रहा हूँ कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट इक्वेटर पे प्रेजेंट होते हैं एज द रिजल्ट, जिसका रिजल्ट क्या होता है, मिनिमम रिपल्सन मिनिमम होता है, ठीक है ना, एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ये बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं इसके बारे में बोलूं तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि लोन पे इलेक्ट्रॉन चाहे जो यहाँ पे प्रेजेंट हो चाहे यहाँ पर, ये एक्सियल पोजीशन कहलाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हम लोग कह सकते हैं कि लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट एक्सियल पोजीशन, और जब एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं तो इनके बीच में रिपल्सन मैक्सिमम काम करता है। रिपल्सन मैक्सिमम काम करेगा तो स्टेबिलिटी मिनिमम हो जाएगी, ठीक है ना। एंड हेंस मैक्सिमम रिपल्सन
एंड मिनिमम स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब ऐसा क्यों होता है भाई? यहाँ पे जब इक्वेटर पे प्रेजेंट होते हैं तो कोई भी एक दूसरे से डायरेक्ट आमने सामने नहीं होता है, और जब एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं तो ये और ये जो है यहाँ का, जैसे इसके लोन पेयर पे इलेक्ट्रॉन होंगे ना बेटा, ये देखिए यहाँ पर भी 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये लोन पे इलेक्ट्रॉन और ये लोन पे इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्ट सीध में होते हैं, जिसकी वजह से जो है इफेक्टिव डिस्टेंस कम हो जाती है, रिपल्सन बढ़ जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर भी लोन पेयर है, देखिए ना, यहाँ पर भी लोन पेयर है बेटा, लेकिन मैंने क्या बोला कि एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। डायरेक्ट कांटेक्ट में मतलब कहने का अर्थ क्या है कि एक दूसरे के बिल्कुल स्टेट में नहीं है। जो था कौन है, जैसे ये है, कोई दूसरा वाला इधर प्रेजेंट है, तो इफेक्टिव डिस्टेंस बढ़ जाता है, ऑलरेडी बढ़ जाता है। इफेक्टिव डिस्टेंस बढ़ने की वजह से रिपल्सन कम होगा और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी अधिक होगी। और यही सेम चीज़ मैं आपको एक मॉलिक्यूल का और पूछा गया है, और ये मॉलिक्यूल है ClF3 मॉलिक्यूल है। इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ज़रा इसको ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल सेम चीज़ ClF3 मॉलिक्यूल में दिखाने जा रहा हूँ। देखिए ClF3 मॉलिक्यूल में किस तरीके की चीज़ें आपको दिखाई देगी। अगर मैं बात करता हूं अगला एग्जांपल, जैसे ClF3, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड में। तो क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड के आप देखोगे तो 3 स्ट्रक्चर बनते हैं। एक Cl हो गया, यहाँ पे आप देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो स्ट्रक्चर जो है कैसे बनता है, टी शेप बनता है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है टी शेप बनेगा, तो टी शेप बनेगा तो यहाँ पे आप देखो, हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर एक फ्लोरीन ये हो गया, एक फ्लोरीन ये हो गया, एक फ्लोरीन ऐसे हो गया, एक लोन पे इलेक्ट्रॉन ये है। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हो गए तो 4 बचे हैं, और एक लोन पे इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ये ऐसे, ये ऐसे। एक स्ट्रक्चर ये बना, ए वाला स्ट्रक्चर। एक दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे ये Cl हो गया, यहाँ पर देखिए ये फ्लोरीन हो गया, यहाँ पर भी देखिए ये फ्लोरीन हो गया, या यहाँ पे मैं लोन पे ले आता हूँ, और यहाँ पर देखिए ये एक फ्लोरीन हो गया, और यहाँ पर एक फ्लोरीन हो गया, और एक लोन पे इलेक्ट्रॉन इस जगह पे है, एक लोन पेयर। यह स्ट्रक्चर बी बनता है। और एक तीसरा स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, वो थर्ड स्ट्रक्चर में क्या देखेंगे कि ये क्लोरीन है, यहाँ पर लोन पे इलेक्ट्रॉन को मैं एक्सियल पोजीशन पे ले आता हूँ, ये दोनों लोन पे इलेक्ट्रॉन को, और ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन ऐसे, या दोनों फ्लोरीन इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, एक ही बात है। तो अगर इन तीनों स्ट्रक्चर में देखते हैं तो ये तीनों स्ट्रक्चर में मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ये है, मोस्ट स्टेबल। क्यों मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है? क्योंकि ये जो दोनों लोन पे इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये दोनों लोन पे इलेक्ट्रॉन्स इक्वेटर पे प्रेजेंट है। इक्वेटर पे प्रेजेंट है तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स मिनिमम होगा, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी अधिक होगी। जबकि आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि एक लोन पे इलेक्ट्रॉन जो है एक्सियल पोजीशन पे आ गया तो रिपल्सन बढ़ जाएगा, और यहाँ पे रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों लोन पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो हम लोग देखें तो ये मॉलिक्यूल में जो है मोस्ट स्टेबल ये होगा। फिर इसके कंपेयर में जो था अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये कैसा होगा, लेसर स्टेबल होगा इसके कंपेयर में, ये देखिए। और ये कैसा होगा, जो सी वाला स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये सबसे कम स्टेबल होगा, लिस्ट स्टेबल होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन भी खूब पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि ये वाला स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि दोनों लोन पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, इक्वेटर पे प्रेजेंट है। मैं यहाँ भी दिखा सकता हूँ, या एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा सकता हूँ, या दोनों लोन पे इलेक्ट्रॉन इधर कर दूँ, फ्लोरीन को इधर कर दूँ, बात एक ही है, इक्वेटर पोजीशन कहलाता है। ये बोर्ड जो है 2 डायमेंशन है। जैसे पंखे में आप देखते हो कि 3 ब्लेड लगे होते हैं, तीनों ब्लेड एक दूसरे से बराबर एंगल पर, इक्वल एंगल पर 120 डिग्री पे लगे होते हैं, ठीक है ना। तो ये
फैन जब हम लोग देखते हैं तो फैन को तो देख लेते हैं 3 डायमेंशन, हमको उसका लेंथ, डेप्थ, सारी चीज़ें पता चल जाती है, हाइट, सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन बोर्ड कैसा है, 2D सरफेस है, तो इस पर हमको इमेजिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों लोन पे इलेक्ट्रॉन इक्वेटर पे है, मोस्ट स्टेबल, एक इक्वेटर पे है, एक एक्सियल पोजीशन पर है। यहाँ पे दोनों एक्सियल पोजीशन पर हैं, याद रखिएगा। तो ये क्या है, ये एक्सियल पोजीशन कहलाएगा बेटा, ये एक्सियल पोजीशन कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। ये भी एक्सियल पोजीशन हो गया, ये एक्सियल पोजीशन हो गया। यहाँ पे देखिए ये एक्सियल पोजीशन है, ये वाला कौन सा है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। पोजीशन, और ये दोनों कहाँ पर हैं, ये दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पर हैं, इक्वेटर पे हैं, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। ठीक है, तो इस तरीके से आज का वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया है, मेरी बताई हुई बातें आपको समझ में आई है, तो आप मेरे YouTube चैनल ऑर्बिटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। और अगले वीडियो लेक्चर में मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने का आपको ट्रिक बताऊंगा बाई स्ट्रक्चर, और वो सबसे बेस्ट मेथड है। जो फार्मूला आज मैंने बताया उस फार्मूले के कंपेयर में भी सबसे बेस्ट मेथड है। तो आप अपनी पढ़ाई को ऐसे ही ऑन रखिए और मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जरूर न भूलें। थैंक यू।